हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवलोकन से समीकरण निकाय के हल का पता लगाना। ठीक है, ये अध्याय 2 का प्रश्नावली 3 लास्ट प्रश्नावली का चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवलोकन से समीकरण के हल का पता लगाना। अवलोकन से इसका मतलब क्या है कि देख करके कोई भी जो समीकरण है उसको सिर्फ देख करके ही हम लोग उसका जो हल होगा कि नहीं होगा ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो पिछले प्रश्न में शुरू के जो प्रश्न है, दूसरा या तीसरा प्रश्न ऐसा कुछ है, तो उसमें ये अगर आप लोग उसको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से बनाने की कोशिश करोगे तो आपने फेस किया होगा कि कभी कभी जो x और y का मान है वो नहीं आ पाता था। ठीक है, कुछ भी मतलब अलग टाइप से हो जाता, जैसे कि x बराबर x आ जाता था, या सब मान क्या हो जाते थे, इधर उधर हो जाता था। हमको मतलब कि ऐसा आ जाता है कि ये एक से ही हट जाता था, एक से ही माइनस होकर क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। ऐसा टाइप से कुछ फेस किया हो गया। अगर नहीं किए होगे तो आप लोग बना के देखना उसमें विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि, तो आप लोग को समझ आ गया। इसीलिए मैं आलेखी विधि से बनाना करके बोला था ना एक प्रश्न को। तो अवलोकन से हम लोग कैसे, पहले ही हम लोग उसका जो समीकरण है वो हल होगा कि नहीं होगा ये देख करके ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देख करके कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। ठीक है, उन नियमों को हम लोग को याद रखना है, फॉलो करना है, तो हम लोग आसानी से ये बता सकते हैं कि वो समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सब चीज का एक नियम रहता है ना, एक रूल रहता है, उस रूल के हिसाब से अगर चलेंगे तो उसका हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है, हल कैसे होगा, वैसे ही इसका भी रूल है। ठीक है, तो मान लो कि चलो मैं पहले ऐसे ही सिंपल समीकरण लिख के आप लोग को बताता हूँ, उसके बाद जो शर्त है उसको बताऊंगा। ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 6। चलो ऐसे करते हैं। अब देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है, 2 है, y का गुणांक क्या है, 3 है, ऋण 3 है सॉरी, और यहाँ भी x का गुणांक क्या है, 3 है, और y का गुणांक क्या है, 4 ऋण 4, और ये 5 और 6 क्या है, अचर है। ठीक है, अब हम लोग कोई भी शर्त है, ठीक है, नियम है, उसमें एक स्टैंडर्ड सूत्र जैसे बनता है ना, जैसे कि सर्व समीकरण है वो कैसे रहता था, a प्लस b का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा रहता था। यहाँ पर कुछ अंक थोड़ी लिखे हम लोग, 2x प्लस 3y ऐसे करके थोड़ी लिखे हैं। ठीक है, तो सूत्र कैसा आता है जो सबके लिए यूज हो। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोग को सूत्र शर्त ऐसे याद रखना है कि जो सब में काम आ जाए। ठीक है, सभी समीकरण में काम आ जाए। तो इसको हम लोग अगर ए बी के रूप में लिखें, तो अगर ये कोई दो समीकरण है उसको मैं अगर ए बी के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ये जो x और y तो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वही तो समीकरण का वो है ना, चर है। ठीक है, तो चर को चेंज नहीं करना है, जो अचर है अचर उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए बी के रूप में मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो x का गुणांक 2 है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, a1 x यहाँ पर प्लस b1 y इक्वल टू c1, ये वो हमारा समीकरण 1। अब a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2, ये हुआ, ये दो समीकरण हमको मिल गया। अब मैंने एक दो वीडियो पहले जब आलेखी विधि चल रहा था तो उसमें मैंने कुछ शर्तें बताई थी। ठीक है, कि समीकरण हल होगा कि नहीं होगा, कि अनेक हल होंगे या द्वितीय हल होगा, ये वाला बताया था ना, जब एक दूसरे को काटेगी तो अद्वितीय हल होगा, जब एक दूसरे के समांतर रहेंगी तो कोई हल नहीं होगा, ये बताया था, और जब एक दूसरे के ऊपर ही चलेगा तो अनेक हल होंगे, अंततः अनंततः अनेक हल होंगे, ये बताया था। वही चीज हम लोग, ये तो आलेखी विधि में था, सेम यही चीज हम लोग अब बीजगणितीय विधि में पता करेंगे। ठीक है, बीजगणितीय विधि मतलब कि गुना भाग करके या अनुपात निकाल के कैसे अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं उससे तुलना करके भी आप लोग को बताते जाऊंगा, तो आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोग को पहचानने आना चाहिए, जो एक के साथ जो संख्या लिखा रहता है वो उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब जगह क्या है, प्लस प्लस है, तो अगर कहीं पे चिन्ह माइनस हो गया, चेंज हो गया,
तो उसका जो गुणांक है उसको किसके साथ लेना है, चिन्ह के साथ ही लेना है। ठीक है, चलिए फिर मैं एक टेबल बनाता हूं, उसके बाद आप लोग को बताता हूं। चलिए तो हमारा टेबल रेडी हो गया है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी शर्तें क्या है। ठीक है, कैसे जानेंगे कि कौन सा किस मतलब कौन सा शर्त में कौन सा हल होगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, तीन ही प्रकार के हल हो सकते हैं, तीन प्रकार के हल हो सकते हैं। ठीक है, एक हो सकता है अद्वितीय हल, एक हो सकता है कोई हल नहीं, और एक अनंततः अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जब समान चरों के अनुपात में संबंध इसमें डालेंगे। समान चरों के अनुपात मतलब कि दो समीकरण है, हम लोग दो ही समीकरण, दो चर का रैखिक समीकरण है आपके पाठ में, तो दो समीकरण है। ठीक है, तो जो समान चर है उसका जो अनुपात निकालेंगे, तो ठीक है वो यहाँ रहेगा, यही शर्त है, इसी को याद रखना है आपको। तो जब ये जो A1 और A2 है ये बराबर नहीं का चिन्ह कैसे रहता है, बराबर करते हैं उसको काट देते हैं तो बराबर नहीं का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, B1 B2 के ध्यान रखना ना, 1 1 ऊपर है तो 2 2 ऊपर है, या 2 2 ऊपर रहेगा तो 1 1 नीचे रहेगा, ऐसा करना है। ठीक है, मतलब कि जिसको ऊपर लिख रहे हैं उसका दोनों चीज को ऊपर में रखना है, गुणांकों को, जिसको नीचे लिख रहे हैं उस समीकरण को नीचे में ही रखना है। तो जब A1 और A2 समान चर है ना, ये लिखा है ना समान चरों के अनुपातों में संबंध, या इसी को क्या बोल देंगे, शर्त या प्रतिबंध। तो जब x क्या समान चर है, उसका जो गुणांक है के गुणांकों के अनुपातों में संबंध। ठीक है, तो इसका जो गुणांक है उसका अनुपात A1 बटे A2 हुआ, और ये जो चर है समान चर उसका B1 बटे B2, ये दोनों जब आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब कि सिर्फ एक हल ही मिलेगा, x और y का सिर्फ एक ही मान मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी मान नहीं मिलेगा उस समीकरण के। ठीक है, तो इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, आलेखीय विधि से हम लोग कैसे जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काटता है, यही था ना, या एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिच्छेद बिंदु। दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, या एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ऐसा करके एक प्रतिच्छेद बिंदु होगा, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी, या एक कटान बिंदु प्राप्त होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे ही होता था ना आपका। ठीक है, तो ये वाला मैं बता दिया था पहले, अब ये वाला आपको याद रखना है, जब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 तो उसका क्या होगा, अद्वितीय हल। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या रहेगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, सेम A1 बटे A2, इसमें हमेशा समान चरों का अनुपात ही लेना है। ठीक है, गुणांकों का अनुपात। अब ये जब बराबर नहीं रहेगा C1 बटे C2, मतलब ये दोनों तो बराबर है अनुपात, लेकिन ये दोनों का अनुपात जो है वो C1 बटे C2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कोई हल भी प्राप्त नहीं होगा। या कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो कोई हल प्राप्त नहीं होता तो आलेखीय विधि में कैसा होता था, समांतर रेखा होता था, ऐसे ऐसे कुछ ज्यादा था, या ऐसे, तो समांतर रेखाएं, इसको आप लोग को याद रखना है, एक नंबर भी पूछ सकता है, खालिस्तानी भी पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकते हैं इसको। ठीक है, समांतर रेखाएं, और आगे प्रश्नावली में तो ये याद करना ही है, उसमें काम आएगा ही आएगा, इसका यूज है, पूरी तरह से यूज है। समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। फिर आपका जो तीसरा प्रतिबंध है वो क्या है, जो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे, सॉरी बराबर नहीं, सब बराबर है। ठीक है, सभी बराबर है ना, सॉरी, C1 बटे C2।
जब ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे तो सभी बराबर हो गए, ठीक है। सभी जो एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत हल। अनंततः अनेक हल मिलेंगे हमको, बहुत सारे हल इसके मिलेंगे, मतलब कि एक्स और वाई का बहुत सारा मान होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं मिलेगा। एक्स ऐसा टाइप चलेगा कि एक्स माइनस एक्स बराबर 0 आ जाएगा, मतलब एक्स से ही हमको नहीं मिलेगा, ऐसा टाइप आ जाए कुछ हल करोगे तो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या मिलेगा, बहुत सारे हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारा मान मिल जाएगा एक्स और वाई का। तो अनंततः अनंततः अनेक हल। अब इसका वो क्या होता था, ऐसे होता था, इसी के ऊपर और ऐसे, इसी के ऊपर और संपाती रेखा ऐसे मिलता था ना, तो क्या बोलते थे इसको, संपाती। एक के ऊपर जो एक रहता है उसको क्या बोलते हैं, संपाती रेखा, ठीक है। तो ये जो 3 प्रतिबंध है उसी से ये प्रश्नावली पूरा बनेगा। ये तीनों प्रतिबंध को आपको याद रखना है। उसका ज्यामिति जो आलेखी विधि में आप लोग पढ़े थे ये तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो आलेखी विधि से जब प्रश्न बनाते और ऐसा कुछ आ जाता, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, मैं बताया था इसको, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और आ गया, अब आप लोग को इसे चेक करके आप लोग जान सकते हो कि इसका हल होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ है, ठीक है। प्रतिबंध तो जान लिए हम कि कैसे हल करना है, क्या प्रतिबंध रहेगा, अद्वितीय हल कब रहेगा, ये सब तो जान लिए, ठीक है। अब ये सब जान के करेंगे क्या, तो यूज कहाँ होगा इसका, ठीक है। ये है, तो पहला यूज तो ये है कि हमको अगर पहले से ये पता चल गया कि इसका कोई भी हल नहीं है तो उसको अलग से हम लोग को किसी भी विधि से हल करने की जरूरत नहीं। पहले हम लोग प्रतिबंध लगा के देखेंगे और अगर हमको पता चल गया, ऐसा आ गया, मान लो कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, मतलब कि कोई भी हल नहीं है, ठीक है। पहले ही हमको पता चल गया तो भाई हम उस समीकरण को लंबा चौड़ा हल करने की कोशिश क्यों करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, वहीं लिख देंगे, क्योंकि ये प्रतिबंध में बता रहा है कि इसका कोई भी हल नहीं है, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ऐसे करके डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। हल करेंगे फिर देखेंगे कि हमारा मान इधर उधर हो रहा है, फिर टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छी जल्दी से आप लोग पेपर में भी ये चीज ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, जो अज्ञात जो गुणांक है, जैसे कि अज्ञात गुणांक क्या हो गया, जैसे यहाँ 2x माइनस में इसी को लिखा था 5 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 6 ऐसा लिखा था। तो यहाँ सभी का जो गुणांक है वो हम लोग को पहले से क्या है, ज्ञात है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को अज्ञात गुणांक को ज्ञात करना है, अज्ञात गुणांक मतलब कि मान लो कि 2 के जगह में के पता नहीं हमको क्या है, ठीक है, अज्ञात है, 2 की जगह में क्या है, के है, पता नहीं इसलिए के लिख दिए, -3y इक्वल टू 5 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 6। तो ये अज्ञात गुणांक को अगर हम लोग को ये पता चल गया या हम लोग को बताया गया है कि इस समीकरण के अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं, ऐसा करके बता दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग उस प्रतिबंध की सहायता से ये के का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यहाँ के का मान यहाँ रख देंगे और 3 का मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। वैसे ही -3 यहाँ रख देंगे और -4 यहाँ रख देंगे, फिर पक्षांतर करके हम लोग के का मान निकाल सकते हैं। अगर बोल दे इसका कोई हल नहीं है तो, और बोल दिया अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल वाला जो प्रतिबंध है उसमें रख के निकालेंगे ऐसे। वैसे ही अनेक हल है उसमें आ गया तो उसका रख के निकालेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2। इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। आप लोग की बुक में कम से कम ये 2 चीज का उपयोग तो दिया गया है, ठीक है। तो इन्हीं चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 3 का है, अध्याय 2 के प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न बता रहा हूं मैं। पहला प्रश्न क्या बोला है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो समीकरण को मैं लिख रहा हूं 3x + 5y इक्वल टू 12 और 5x + 3y इक्वल टू 4 ये दिया है। तो इसका क्या बोला है, एक अद्वितीय हल है, ये हम लोग को दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है, बोलते हैं सिद्ध कीजिए ऐसा करके, वही है। तो दर्शा के दिखाना है। तो पहला काम हमारा क्या है, इसके जो गुणांक है उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो गुणांक कैसे जानेंगे, हमने इससे पहले जो लिखा था समीकरण A1x + B1y इक्वल टू C1, A2x + B2y इक्वल टू C2,
इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो इसकी जो तुलना है समीकरण 1 और 2 से करने पर, तो उपरोक्त समीकरण की तुलना समीकरण 1 एवं 2 से करने पर, तो कीजिए A1 इक्वल टू 3, A1 की जगह में क्या है 3 है, B1 की जगह में क्या है 5, C1 की जगह में क्या है 12 है, वैसे A2 की जगह में क्या है 5 है, B2 की जगह में क्या है 3 है और C2 की जगह में क्या है 4 है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ बीच में कहीं माइनस आ गया गलती से, ठीक है, माइनस आ गया तो क्या करना है, उसको माइनस चिन्ह के साथ ही उसका गुणांक, ठीक है। तो B1 की जगह में क्या आ जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो -5 आ जाता, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड जो समीकरण है वो क्या है प्लस के साथ है, ठीक है। अब बोला है अद्वितीय हल होगा, ये क्या करके बताना है हम लोग को दिखाना है। तो अद्वितीय हल का हम लोग अभी प्रतिबंध पढ़े हैं अभी, ठीक है। क्या है अद्वितीय हल, क्या प्रतिबंध, तो अद्वितीय हल के लिए आवश्यक शर्त या प्रतिबंध बोल सकते हैं, जो भी आप लोग की मर्जी, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए आवश्यक शर्त क्या है हमारा, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, ये होना चाहिए। मतलब कि इसका जो A1 बटे A2 करूंगा वो B1 बटे B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब मैं क्या बोलूंगा, ये जो समीकरण है इसका क्या होगा, सिर्फ अद्वितीय हल होगा, एक और केवल एक ही हल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, A1 बटे A2 कीजिए, A1 क्या है 3 है, A2 क्या है 5 है, B1 क्या है 5 है, B2 क्या है 3 है। अब देखिए 3 बटे 5 है, इधर 5 बटे 3 है, दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर, ठीक है। मतलब कि हमारा जो अद्वितीय हल है उसका जो शर्त है उसको क्या कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अतः हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये जो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। बस ऐसे ही सभी प्रश्नों को हल करना है, सिंपल। ये जो प्रतिबंध है उससे रख करके आप लोग को मान को देखना है, हाँ इसके जैसे हो रहा है हमारा जो समीकरण है तो हम क्या बोलेंगे अद्वितीय हल है, नहीं हो रहा है तो नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, ये हमारा पहला प्रश्न था, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोला है, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण जो निकाय है, ये जो समीकरण निकाय दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न चेंज हो गए हैं ना, तो इसका क्या है अनंततः अनेक हल है, ये हमको दर्शा के बताना है। जैसे कि अभी अद्वितीय हल है करके बताया ना, ठीक है, वैसे ही अनंततः अनेक हल है ये करके बताना है। तो हमारा जो समीकरण है ये दिया है 2x - 3y = 5, 6x - 9y = 15। तो इसकी जो तुलना है हम लोग स्टैंडर्ड जो समीकरण है A1x + B1y = C1, A2x + B2y = C2, इससे करने पर उपरोक्त समीकरण की तुलना समीकरण 1 और 2 से करेंगे, ठीक है। सेम चीज यहाँ लिखना है। तो A1 की जगह में क्या आ गया 2 आ गया, देखिए B1 की जगह में क्या है -3 है, C1 की जगह में क्या है 5, वैसे A2 की जगह में क्या है, ये A2 है, इसकी जगह में क्या है 6 है, B2 की जगह में क्या है -9 और C2 की जगह में क्या है 16। अब अनंततः अनेक हल के लिए हम लोग अभी प्रतिबंध लिखे हैं। अनंततः अनेक हल के लिए आवश्यक शर्त क्या लिखे हैं, अनेक हल होना चाहिए, उसके लिए जो A1 बटे A2 है वो B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा रखने पर हमारा जो ये जो अंक है वो भी ऐसे ही आ रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो समीकरण है उसका क्या होगा अनंततः अनेक हल होंगे, ये बोलेंगे। रख दो मान A1 बटे A2 2 बटे 6, 3 बटे -9, सॉरी -3 है ना, -3 बटे -9,
इसलिए चिन्ह को भी ध्यान में रखना। चिन्ह भी अगर चेंज हो गया तो हम लोग वो बराबर नहीं होगा, ठीक है। चिन्ह अगर चेंज हो गया तो वो भी बराबर नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब मान अलग हो जाएगा। अगर यहाँ में -2/6 कुछ भी अलग आ गया, चिन्ह अगर चेंज हो गया, अंक सेम है तो भी क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। चलिए कटा दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ क्या आ गया 1/3, यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी क्या आ गया 1/3। मतलब कि A1/A2 ये आ गया, B1/B2 ये आ गया और C1/C2 तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये जो इसका जो शर्त है अनंतता अनेक हल होने के लिए, उस शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अतः समीकरण निकाय का अनंततः अनेक हल होगा, ठीक है। ऐसा बनाना है। वैसे ही आपका कोई हल नहीं है, उसमें भी आ जाएगा इसी सेम, उसका प्रतिबंध कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बस ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, ये बस चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करना है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोला है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं है। जब समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, जो समीकरण ये दिया हुआ है ना, ठीक है, उसका कोई भी हल नहीं है तो हमको के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था इस शर्त का उपयोग क्या है, जो अज्ञात गुणांक है उसका मान भी ज्ञात करने में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग उसका उपयोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, सभी प्रश्नों में यहाँ तक सेम रहेगा, जो तुलना करके यहाँ लिखना है ना गुणांक, वो सेम रहेगा। तो यहाँ क्या है, मेरा समीकरण दे दिया गया, मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ, पहला और तीसरा आप लोग बनाओगे प्रश्न क्रमांक 3 का, ठीक है। तो इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक, मतलब कि A1 क्या है हमारा यहाँ k दिया है, यह क्या है पता नहीं है। B1 क्या है 3 है और C1 क्या है 3। वैसे ही A2 क्या है 12 है, B2 क्या है k है और C2 क्या है 6 है। अब अभी हम लोग शर्त पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, कोई भी हल नहीं होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है भाई, बताइए क्या है आवश्यक शर्त। पढ़ लेना आप 2-3 बार। तो कोई भी हल कब नहीं होगा, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे C1/C2 के, ठीक है। अब इनमें से कोई भी दो अनुपात को आपको लेना है और उसी से के का मान निकालना है, ठीक है। हम लोग बराबर वाला लेंगे, बराबर नहीं वाला लेंगे तो के का मान बराबर नहीं आ जाएगा, तो बराबर वाला लेंगे इन दोनों को, ठीक है। जब भी हल करना रहेगा तो कोई भी दो अनुपात लेकर के हल करके निकालेंगे, इसको ध्यान रखना, तीनों को नहीं लेना। तो कोई इसको ले लो, मतलब जिसमें हम लोग को के दिखाई दे रहा है उसी को लेना है। तो A1 A2 वाले में के दिखाई दे रहा है, B1 B2 वाले में के दिखाई दे रहा है, C1 C2 में के नहीं है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं यहाँ रखने का, ठीक है। तो A1 की जगह में क्या रख देंगे के, यहाँ लगते मैं लिख देता हूँ उसको पहले, A1/A2 बराबर B1/B2। तो A1 क्या है के, A2 क्या है 12, B1 क्या है 3 और B2 क्या है के क्रिया गुना कर दो, इसका गुना ऐसे, इसका गुना ऐसे, तो के इंटू के क्या हो जाएगा k², और इधर 12 गुणित 3 क्या हो जाएगा 36, 12 तिया 36। तो के बराबर क्या होगा, थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ये अंडर रूट हो जाएगा 36, मतलब कि के इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी वर्गमूल के अंदर में कोई संख्या होता है, ठीक है, तो वर्गमूल से बाहर जब वो निकलता है तो उसको हम लोग किसके रूप में लिखते हैं, प्लस माइनस के रूप में लिखते हैं। तो 36 से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 6 आएगा। अब प्लस माइनस के रूप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए मैं 36 को अगर अंदर में रखूँ तो इसको 6 का वर्ग भी रख सकता हूँ और -6 का वर्ग भी रख सकता हूँ, ऐसे करके निकलता है ना, वर्ग है तो उसी का निकलता है। ये 6 भी निकल सकता है और -6 भी निकल सकता है, दोनों आ सकते हैं। इस कारण से यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग प्लस माइनस 6। तो हमारे के का मान क्या आ गया प्लस माइनस 6।
इस तरह से के का मान निकालना है। बहुत ही आसान, ये प्रश्न सबसे इजी प्रश्न वाली, ठीक है, इस पार्ट का नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला चौथा प्रश्न है हमारा, क्या बोला है, सेम ऐसे है, के का मान ही ज्ञात करना है। अब अद्वितीय हल के लिए ज्ञात करना है, ठीक है। तो अद्वितीय हल के लिए के का मान हमको ज्ञात करना है। तो अद्वितीय हल के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, मैं प्रश्न क्रमांक चौथे का तीसरा ले लिया हूँ, पहला, दूसरा और चौथा आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग तुलना करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी, A1 का मान क्या है, के है, B1 क्या है, 3 है, C1 क्या है, k - 3 है, A2 क्या है, 12 है, B2 क्या है, k है, C2 क्या है, ये भी k है, ठीक है। तो अद्वितीय हल होने के लिए आवश्यक शर्त हमारा क्या है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, बस यही है। C1 C2 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। एक उदाहरण में दिया बराबर C1 बटे C2, ऐसे भी दिया है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रतिबंध में जो पढ़े उसी के हिसाब से बनाएंगे, उस पर नहीं जाएंगे। तो इससे मान रख दीजिए, A1 क्या है, k है, A2 क्या है, 12 बराबर नहीं है, B1 क्या है, 3, B2 क्या है, k। इससे जस्ट पहले वाला जो बनाया था ना वैसे आगे देखो, k और k का त्रिज्या है। अब देखिए बराबर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इधर उधर पक्षांतर नहीं होगा, त्रिज्या गुना नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो चिन्ह बराबर नहीं, वो बराबर नहीं का बराबर नहीं ही रहेगा, ठीक है। उसको चेंज करके बराबर है करके नहीं कर देना है। तो इसको त्रिज्या गुना कर दो, k का गुना कैसे होगा, तो क्या आएगा, k², ये बराबर नहीं का बराबर नहीं रहेगा, 12 या 36, तो फिर से बराबर नहीं आएगा। क्या लिख सकता हूँ मैं, √36 लिख सकता हूँ। अंडर से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, ±6। तो इसका मतलब ये है कि k का मान ±6 बराबर नहीं है, यही है ना। तो ±6 को छोड़ करके जो भी मान k की जगह में हम लोग रखेंगे तब के लिए एक हल हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब यही है, अर्थात k का मान ±6 को छोड़कर सभी मानों के लिए अद्वितीय हल प्राप्त होगा। मतलब कि k का मान ±6 बस जो छोड़ करके फिर जो भी मान उसके जगह में रख दें तब के लिए एक अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, जब भी अद्वितीय हल वाला प्रश्न आएगा ना उसमें यही करना है हमेशा, इसको छोड़ करके जो भी मान रहेगा उसके लिए अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ऐसे करके, ठीक है। बाकी में बराबर रहता है, इसमें बराबर नहीं, क्योंकि प्रतिबंध नहीं, बराबर नहीं दे दिया गया, ठीक है। ऐसे ही पहला, दूसरा और चौथा प्रश्न को भी आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पांचवा क्या है हमारा, अनंततः अनेक हल के लिए k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, प्रश्न क्रमांक 1, बाकी जो दूसरा, तीसरा और चौथा है आप लोग को बनाना है, ठीक है। और पहला प्रश्न का मैं बता रहा हूँ। तो दो चीज के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, अद्वितीय हल के लिए पढ़ चुके हैं और कोई भी हल नहीं है उसके लिए पढ़ चुके हैं। अब अनंततः अनेक हल के लिए हम लोग क्या करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। सब चीज सेम है, ठीक है, बस मैं प्रश्न को चेंज किया हूँ। बाकी तो ये क्यों नहीं मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि सभी प्रश्नों में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बार बार लिखूंगा फिर मिटाऊंगा, लेकिन आप लोग को हर प्रश्न में ऐसा लिखना है, ठीक है। तब आप लोग का याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। जितना ज्यादा लिखोगे बार बार हर प्रश्न में, तो आप लोग के दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चलिए तुलना कीजिए, A1 की जगह में क्या है, 2 है, B1 की जगह में क्या है, 3 है, C1 की जगह में क्या है, 7, A2 की जगह में क्या है, देखिए k-1 दिया है, एक के साथ k-1 का गुना है, तो A2 की जगह में पूरा क्या लिखेंगे हम लोग, k-1। B2 की जगह में क्या है, k+2, और C2 की जगह में क्या है, 3k। अब अनंततः अनेक हल के लिए क्या आप पढ़ेंगे, कई बार पढ़ चुके हैं। अनंततः अनेक हल होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है हमारा, अनंततः अनेक हल के लिए जो सभी A1 बटे A2 है वो B1 बटे B2 के और C1 बटे C2 के बराबर है। सिंपल है, रख दो मान, A1 की जगह में क्या रख दो, 2। अब जहां जहां k दिया है उसी को ले लो, सिंपल, ठीक है। तो तीनों में दिया है इसमें, तो तीनों में से कोई भी ले सकते हैं आप लोग।
चलिए C1/C2 एक भी वन नहीं लिए हैं, उसको हम लोग करके देखते हैं। तो P1/P2 और C1/C2 को करके देखते हैं। यहाँ कोई भी दो लेना है बोला था ना, तो कोई भी दो लेना है। आप लोग ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम लोग ये ले रहे हैं। चलिए सभी में सेम आंसर आएगा, करके देखना आप लोग। B1 की जगह में रख दो 3, B2 की जगह में रख दो K+2, C1 की जगह में रख दो 7 और इसकी जगह में रख दो 3K। फिर ये गुना कर दो, तो 3 किया 9, इसके साथ K है तो K, इसका गुना 7 का गुना किससे हो जाएगा, K+2 से, ये K+2 से। तो 9K इक्वल टू 7 एकम 7K प्लस 7 दूनी 14, 7 के इधर जाएगा कि तो क्या आ जाएगा, -7K हो जाएगा, इक्वल टू 14। 9 में 7 घटाएंगे तो 2K, 2K बराबर 14, 2K के साथ गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग 14/2, तो K बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 7 14, तो K का मान क्या जाएगा 7। मतलब कि K का मान अगर 7 रहेगा इस समीकरण में तो उससे क्या होगा, अनंतता अनेक हल होगा। जस्ट सिंपल, ठीक है। आप लोग ये भी रख के देख करके बताना, मेरे को कमेंट में करके बताना इसका आंसर 7 आता है कि नहीं आता है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, अध्याय 2 के प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 6। क्या बोला है, यदि x बराबर 2, ठीक है, और y बराबर 4 है, तो सीधा लिख लेते हैं हल। यदि x बराबर 2 है, y बराबर 4 है, तो हमको समीकरण दिया है। समीकरण क्या है, 7x - 4y इक्वल टू P। इसमें P का मान निकालना है। अरे ये तो बहुत ही आसान है यार, x का मान 2 है तो x की जगह में 2 रख दो, y का मान 4 है तो y की जगह में 4 रख दो, तो P का मान नहीं आ जाएगा, तो रखो। तो x एवं y का मान समीकरण 1 में रखने पर जस्ट सिंपल रख दो। 7 x बराबर क्या है 2 -4 x बराबर y बराबर क्या है 4 बराबर P का मान तो पता नहीं, हमको निकालना है। 7 दूनी 14 -4 × 16 बराबर P। 14 में 16 घटाओ। अब बोलोगे भाई कैसे बड़े संख्या में छोटे संख्या कैसे घटाएंगे, तो घटता है ना, जब भी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो आपस में घट जाता है। तो 16 में 14 घटाएंगे तो 2 आएगा। बड़ी संख्या किसमें है, माइनस में, माइनस P, तो P बराबर क्या आ जाएगा -2, ये आएगा P का मान। बहुत सिंपल है, उतार लीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, ये क्या बोल रहा है, K का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा का समीकरण दिया, ठीक है। तो रैखिक समीकरण आप लोग बोलते हो ना, रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक सरल रेखा का समीकरण होता है। आप लोग आलेखी विधि में बनाया एक सरल रेखा बनता है ना, वो समीकरण में मान रखने पर, तो वही है, ठीक है। इसीलिए उस समीकरण को क्या बोल देते हैं हम लोग, रैखिक समीकरण, जिसका घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, K का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। और एक सरल रेखा का समीकरण दिया है, वो सरल रेखा का समीकरण क्या दिया है, तो दिया है 2x - ky इक्वल टू 9। ये जो सरल रेखा है, ठीक है, अब इसमें से K का मान हमको निकालना है। अब ये जो सरल रेखा है वो किससे होकर के गुजरता है, बिंदु। तो आप लोग ऐसे आलेखी विधि में एक टेबल बना रहे थे, पहले बिंदु बना दो। ये बिंदु किससे होकर गुजरता है, 1 और -1 से होकर के गुजरता है। तो आप लोग आलेखी विधि में एक टेबल बनाए रहोगे ऐसे, यहाँ x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे, और अलग अलग बिंदु रखते थे ना, यहाँ 1 रहता था तो ये कुछ भी आता 2 आता था, 3 रखते थे, x की जगह 2 समीकरण रहता था, ठीक है। तो वैसे ये सब क्या था, बिंदु था, ठीक है। ये बिंदु है, उसी से ये जो रेखा था वो क्या होता था, गुजरता था, बनता था ना, ऐसे बनता था। इधर बिंदु, यहाँ बिंदु, तो एक बिंदु बनाए, 2 बिंदु ऐसे करके मिलाते थे। यही जो बिंदु उसी से रेखा गुजरता था, ठीक है। तो हमको अब पहले से ही प्रश्न में ये बिंदु दे दिया गया है, पहले हम लोग अपने हिसाब से रख के निकालते थे। अब बोला है कि ये जो सरल रेखा है, ये जो समीकरण है, ये जो सरल रेखा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरल रेखा का समीकरण।
इससे पहले वाला प्रश्न जस्ट जैसा था ना, उसमें सीधा बोल दिया था मान रखिए और पी का मान निकालिए। इसमें इनडायरेक्टली बोल दिया है, ठीक है, घुमा के थोड़ा सा बोल दिया है। क्या बोला है, एक सरल रेखा समीकरण आपको दे दिया गया है, अब वो क्या है बिंदु ये 1 और -1 से गुजरता है, ऐसा करके बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, जो पहला वाला जो रहता था वो x का मान रहता था, दूसरा वाला जो रहता था वो किसका मान रहता था, y का मान रहता था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये x बराबर क्या है, यहाँ 1 है और y का मान क्या है, -1 है, ठीक है। यही तो रहता था ना जब हम लोग वो बनाते थे टेबल, मतलब कि ग्राफ, इधर x रहता था, इधर y रहता था, इधर जो भी हो 1 ये -1 जो भी, या नीचे ऐसे ऐसे टाइप से कहीं मिलता रहा हुआ, ठीक है। तो वही है, ये जो समीकरण है वो 1 और -1 से होकर के गुजरता है बोल रहा है, मतलब ऐसे गुजरता हो कहीं से, या ऐसे गुजरता होगा, या ऐसे गुजरता, कहीं से भी गुजरता होगा, इस बिंदु से होकर के गुजरता है, ऐसा बोल रहा है। मतलब कि x का मान एक, ये जो बिंदु है उस पर x का मान क्या है, 1 है, और y का मान क्या है, -1 है। तो हम लोग को k का मान ज्ञात करना है, सिंपल। तो यहाँ से हमको मिल गया x बराबर क्या मिल गया, 1, और y इक्वल टू क्या मिल गया, -1। इसका मान रख दो, तो x एवं y का मान, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर रख दो 2 × 1 -k, k का मान तो पता नहीं है, y का मान क्या है, -1 इक्वल टू 9। हल करो, 2 एकम 2 माइनस 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 प्लस, k बराबर क्या आ गया, 9। 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, k बराबर क्या आ जाएगा, 9 - 2, 9 में 2 हटाएंगे तो 7, k बराबर क्या आ जाएगा, 7। ऐसा बनेगा ये प्रश्न क्रमांक 7, नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोला है कि जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता, या अनंततः अनेक हल रखता है। ये आपको चेक करना है, ठीक है। जो नीचे जो समीकरण दिया है ये, ठीक है, यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान ज्ञात कीजिए। तो अगर अद्वितीय हल, मतलब आप लोग पहले तो चेक करोगे, इसको मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग खुद ट्राई करेंगे। मैं सभी जो शर्तें हैं उसको कैसे यूज करने हैं वो बता दिया हूँ, ठीक है। तो उन्हीं तीनों शर्तों के हिसाब से आप लोग को रख के देखना है, जिस शर्त को ये क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। जिस शर्त में ये मान फिट बैठ जाएगा, इसका जो गुणांक है वो, ठीक है, तो उस शर्त में उसी शर्त हमारा आएगा। जैसे कि 3 शर्त में बताया ना, अद्वितीय हल, अंततः अनेक हल और कोई हल नहीं। तो इनमें से जो भी हल, जो भी शर्त में इसका मान बैठ जाएगा तो उस हल को आप लोग ये हल ऐसे करके लिखोगे। और क्या बोला है, अगर अद्वितीय हल है तो चरों के मान ज्ञात कीजिए। और अगर आप लोग का जो शर्त में अद्वितीय हल आ गया, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, x और y का मान निकालोगे। कैसे निकालोगे, वही जो आप लोग प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि पढ़े हो, उसी से आप लोग को इसका x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो आई होप बन जाएगा ये सवाल, बना करके देखना आप लोग, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।